Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 24th of November 2020। तो 24 नवंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नीचे आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक मिल जाएगी, प्लस CSAT कोर्स जो हमने स्टार्ट किया जिसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं उसकी लिंक मिल जाएगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप उस लिंक से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू अ लाइक फ्रॉम योर साइड। आप अपनी तरफ से उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो भी आपको चाहिए डिमांड करते हैं, अगर आप कोई वीडियो डिमांड करते हैं उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड, दैट आप उसको लाइक और शेयर ज़रूर करोगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस विद फ्रेश थॉट ऑफ द डे। सबसे पहले आज का कोट देखते हैं क्या है। द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था जो असली साइन होता है इंटेलिजेंस का वो नॉलेज नहीं होता है, वो इमेजिनेशन होता है। बिल्कुल यही आपको इस्तेमाल करना है यूपीएससी में भी। यूपीएससी में क्या होगा कि आपको नॉलेज कितना भी हो, कितना भी आपने पढ़ा हो, पर बहुत सारे क्वेश्चन जब आप एग्जाम देखेंगे तो ऐसे आएंगे जो आपने कभी देखे नहीं है या जिनके बारे में आपने पढ़ा नहीं है। वहां पे नॉलेज तो ठीक है आपकी काम आएगी आएगी, बट योर इमेजिनेटिव पावर की कितना ज्यादा आप उसका रिलेशन को रिलेशन या कितना एथिक्स में कितना इमेजिन कर सकते हैं या कितनी चीजें आप सोच सकते हैं, कितने एस्पेक्ट्स उसके इमेजिन कर सकते हैं, दिस इज द थिंग दैट गेट्स यू सक्सेस। तो इमेजिनेटिव स्किल्स आर नॉट ओनली द थिंग्स जो कि आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाती हैं, बट वो आपको एक सफल ब्यूरोक्रेट, सफल इस तरीके की चीजें भी आपको इमेजिनेशन से बनते हो आप। क्यों? क्योंकि आप इमेजिन कर पाते हो कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके रिपरकशंस क्या होंगे। ये सारी चीजें आप तभी कर सकते हैं जब आप एक प्रॉपर इमेजिनेटिव स्किल के साथ हो। सो द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस जो होता है वो नॉलेज नहीं होता बट इमेजिनेशन। दिस इज व्हाट अल्बर्ट आइंस्टीन सेड, एंड मैं वही चीज मैंने आपको कनेक्ट करके बताया कि किस तरीके से यूपीएससी का अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो भी आपकी इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी। सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। आगे मूव करते हैं मैप ऑफ द डे एक्सरसाइज में। तो मैप ऑफ द डे में आज जो मैप हमने लिया है थाईलैंड का मैप लिया है। थाईलैंड का मैप क्यों लिया है? क्योंकि कल जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था रात में कि थाईलैंड प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। थाईलैंड में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसलिए थाईलैंड अपने आप न्यूज में आ चुका है, ठीक है ना। थोड़ा कम शब्दों में अगर आपको बताना चाहूँ तो थाईलैंड में प्रोटेस्ट चल रहे हैं एक्चुअली में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट है। वो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट क्यों? क्योंकि जो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको कू के तहत हटा दिया गया था 2014 में। और किसने हटाया था? प्रयुत चानोचा नाम है किस, जो उनके इस समय डेस्पॉट है, उनका नाम क्या है? प्रयुत चानोचा। सो दिस इज द नेम ऑफ द चान ओचा, ठीक है, याद रखिएगा ये नाम है। इन्होंने 2014 में कू करके थाईलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया। फिर अभी 2019 का इलेक्शन हुआ था, उसको जीत गए। 2019 के इलेक्शन के अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई कि ये गलत इलेक्शन हुआ, रिग्ड इलेक्शन था, ये था वो था फलाना, ये सारी बातें की गई। बट उसके बाद उनके अगेंस्ट और ज़्यादा मतलब टाइट कर दिया गया, उनकी फ्रीडम को थोड़ा, जो वहाँ की जनता है उसकी फ्रीडम को नुकसान पहुँचाया गया। सो देयर आर प्रोटेस्ट गोइंग ऑन, स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट है बेसिकली, और स्टूडेंट्स द्वारा ही किया जा रहा है बार बार, ताकि जो मोनार्की का रोल है वो घटे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू बढ़े, और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की डिमांड भी की जा रही है। आगे देखते हैं मैप एक्सरसाइज में। यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा म्यांमार। आप सबको पता होना चाहिए कि थाईलैंड जो है वो एक साउथ ईस्ट एशियन मतलब कि आसियान नेशन के अंदर आता है, ठीक है ना। थाईलैंड इज ऑल्सो एन आसियान कंट्री, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा म्यांमार, म्यांमार की कैपिटल यंगून, रंगून जिसे बोलते हैं हम, दिख रहा होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला जो पोर्शन है ये आपका थाईलैंड वाला पोर्शन है। दिस पोर्शन इज थाईलैंड, ओके, इसको याद रखिएगा। ये आपका पोर्शन जो है ये थाईलैंड का पोर्शन है, ठीक है ना। थाईलैंड के पोर्शन में आपको ऊपर एक माउंटेन भी दिख रहा होगा, दोई इथनोई, ये देखो ऊपर दिख रहा है इथनोन, दोई इथनॉन, ये दिख रहा आपको दिख रहा होगा दोई इथनॉन। दिस इज अ माउंटेन रेंज देयर, ओके। चांग माई इज अ प्लेस देयर, चांग माई। लामपांग इज अनदर प्लेस देयर। माईसोत बहुत इंपॉर्टेंट है, माईसोत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, क्योंकि हाईवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट था जिसमें आपका माईसोत भी एक पॉइंट था, तो माईसोत इज अनदर पॉइंट देयर। देन अयोध्या इज अ प्लेस देयर, अयोध्या इज अ प्लेस, ओके। बैंकॉक तो आप सब जानते ही है ना, बैंकॉक जानते ही हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से देखो यहाँ पे एक रिवर निकलती है, मैकोंग रिवर, आपको दिख रही होगी मैकोंग रिवर। दिस इज द मैकोंग रिवर जो यहाँ से निकल रही है ना, ये मैकोंग रिवर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर देयर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा हो जो इसके बगल में कंट्री है लाओस,
लाओस के बगल में है वियतनाम, और वियतनाम के इधर एक गल्फ है जिसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ टॉनकिन। तो ये गल्फ ऑफ टॉनकिन का लोकेशन जरूर याद रखना कि ये वियतनाम के साइड में, वियतनाम के ईस्टर्न साइड में कहना चाहिए, ठीक है ना। तो वियतनाम की ईस्टर्न साइड में है गल्फ ऑफ टॉनकिन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और उसकी कैपिटल आपको पता है वियतनाम की हो ची मिन्ह है ना, और ये नीचे आपको देखो लिखा हुआ है हो ची मिन्ह सिटी इज नॉट ए कैपिटल। और कंबोडिया देखो लिखा है फ्नोम पेन, ये भी कंबोडिया की है, एंड फ्नोम पेन इसको कहते हैं। देन यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड भी आपको नीचे दिख रहा होगा, गल्फ ऑफ थाईलैंड इज देयर, ओके, गल्फ ऑफ थाईलैंड इज देयर आपको नीचे दिख रहा होगा। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है, ये फुकेट इज़ अनदर प्लेस, काफ़ी लोग यहाँ पे विजिट करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, फुकेट है ना, थाईलैंड में ही है। फुकेट इज़ अनदर प्लेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। अंडमान सी, देन इंडियन ओशन, गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ टॉनकिन, ये ज़रूर याद रखें, गल्फ ऑफ टॉनकिन, गल्फ ऑफ थाईलैंड, दोनों आपको याद रखना है। फुकेट आपको याद रखना है, आपका लामप्लांग याद रखना है, दोई इथेनॉन याद रखना है। देन आपको क्या बता दिया मैंने, बॉर्डरिंग कंट्रीज म्यांमार हो गया है ना, और इसके अलावा आपका कंबोडिया हो गया। देन नीचे मलेशिया है, नीचे आपका सबसे नीचे यहाँ पे देखो मलेशिया टच कर रहा है, दिस इज़ द मलेशिया वाला पोर्शन। और इसके अलावा वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और आपका म्यांमार। तो ये कंट्रीज आपको याद रखनी है विच आर बॉर्डरिंग देयर। मेकांग रिवर दिखा दी मैंने आपको, गल्फ ऑफ टॉनकिन बता दिया, गल्फ ऑफ थाईलैंड बता दिया। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लेसेस रिलेटेड टू थाईलैंड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम एज वेल। अब आते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे, आज के क्वेश्चन जिनके आंसर आपको करने हैं। तो पहला सवाल है आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग सतवाहना सतकर्णी रूलर्स रिकवर्ड मालवा फ्रॉम शक रूलर्स। इनमें से कौन सा सतवाहना या सतकर्णी रूलर था जिसने कि मालवा को रिकवर किया था फ्रॉम द शका रूलर्स। ऑप्शंस आर गौतमी पुत्र सतकर्णी, सतकर्णी 1, हाला या यज्ञश्री सतकर्णी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सतकर्णी रूलर था जिसने कि मालवा को रिकवर किया था फ्रॉम द शक रूलर्स। तो इसका आंसर होगा डी, यज्ञश्री सतकर्णी। द करेक्ट आंसर इज यज्ञश्री सतकर्णी। दूसरा सवाल है, इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन विच अमंग द फॉलोइंग शक रूलर्स अचीवमेंट आर हाईलाइटेड। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में इनमें से कौन से शक रूलर के अचीवमेंट्स हाईलाइटेड है। ऑप्शंस आर मोगा, एजेस, रुद्रदमन, नहापना। आपको बताना है कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में हाईलाइट किया गया है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी, आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि आपसे बना कि नहीं बना, ठीक है ना, रुद्र दमन। सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, रुद्र दमन को हाईलाइट किया गया है। तीसरा सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वर टीचर्स ऑफ गौतम बुद्धा बिफोर द एनलाइटनमेंट। गौतम बुद्धा के एनलाइटनमेंट के पहले उनके टीचर कौन कौन रहे। ऑप्शंस आर, पहले तो अलरा कलमा, उद्रका रामपुत्रा, मखली घोषाल या निगंथा नाथपुट्टा। आपको बताना है इनमें से कौन कौन थे। अलरा कलमा, उद्रका रामपुत्र, मखली घोषाल या निगंथ नाथपुट्टा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस आपको बताना है। ऑप्शंस आर 1 and 4, 1 and 3, 2 and 3 या 1 and 2। थिंक ऑफ द आंसर, सोचो, और अगर आपने पढ़ा है तो आंसर जरूर करें इसका। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आपको बता दूं कि पहले तो वैशाली में अलरा कलमा सांख्य फिलोसोफर थे। अलरा कलमा ही टॉट द टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन एंड टीचिंग्स ऑफ उपनिषद टू गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध को उपनिषद और मेडिटेशन की टीचिंग जो थी वो अलरा कलमा ने दी थी। फिर एट राजगृह, जो राजगृह में उद्रका रामपुत्रा, ही टॉट हिम टू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन, ठीक है ना। एंड फिर उसके बाद 35 साल की उम्र में गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ बोधगया बिहार में, ठीक है ना। निर्वाण नहीं, एक्चुअली ये निर्वाण नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इनलाइटनमेंट उनको प्राप्त हो गया, ठीक है, एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। एंड एट द एज ऑफ 35 उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। और यहाँ पे अलरा कलमा याद रखिएगा, उद्रका रामपुत्र याद रखिएगा, मतलब 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, 1 द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम जो कि शायद आज के हिंदू में नहीं है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, 3 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल करके एक नया ग्लोबल कोलिशन बनाया है टू टैकल द AMR, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकने के लिए एक कोलिशन बनाया गया है, ग्लोबल कोलिशन बाय द 3 UN ऑर्गेनाइजेशंस। अब वो 3 UN ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से जिन्होंने मिलकर बनाया है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ
एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, FAO और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इन तीनों ने मिलकर के बनाया है एक ग्रुप जिसको बोलते हैं वन हेल्थ ग्रुप, ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये बनाया गया है, ठीक है ना। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मिलकर के बनाया है वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन रेजिस्टेंस। एम इसका क्या है? बेसिकली एम इसका वही है टू प्रिजर्व द एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन, एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन को इस तरह से बचाना ताकि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होता जा रहा है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तो आपको पता है ना कि एंटीबायोटिक्स का जो मिसयूज हो रहा है एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में, उस कारण से क्या हो रहा है कि एंटीबायोटिक्स सब काम करना बंद कर चुकी है ना। एंटीबायोटिक्स सब माइक्रोब्स के ऊपर काम ही नहीं करती हैं, यही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। दूसरी न्यूज थी 15th G20 समिट हुआ है ना, एंड सारे प्राइम मिनिस्टर्स वर्चुअली पार्टिसिपेट करें। ये समिट कन्वे किया गया था बाय द सऊदी अरेबिया। अगर आप पूछेंगे, कोई आपसे पूछे कि 15th G20 समिट हुआ कहाँ, किसके द्वारा कन्वीन किया गया, तो ये सऊदी अरेबिया द्वारा किया गया। थीम थी रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल, रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल, ठीक है ना। और इंडिया हैज कॉल्ड फॉर अ न्यू ग्लोबल इंडेक्स फॉर द पोस्ट कोरोना वर्ल्ड दैट कंप्राइजेस 4 की एलिमेंट। अब इंडिया ने एक नया ग्लोबल इंडेक्स की डिमांड की है G20 समिट में पोस्ट कोरोना के लिए, जिसमें 4 एलिमेंट होंगे। पहला, क्रिएशन ऑफ वास्ट टैलेंट पूल, ensuring that technology reaches all the segments of society, transparency in system governance and dealing with mother earth in a spirit of trusteeship। तो ये 4 चीजें प्राइम मिनिस्टर ने बोली कि आप इन 4 की एलिमेंट्स को देखते हुए ग्लोबल इंडेक्स बनाओ एंड पोस्ट कोरोना, एक वास्ट टैलेंट पूल बनाओ, इंश्योर दैट द टेक्नोलॉजी रीचेस ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, ट्रांसपेरेंसी इन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड डीलिंग विद मदर अर्थ विद द स्पिरिट ऑफ ट्रस्टीशिप, ठीक है ना। अब एक और चीज न्यूज में थी सेंटिनल-6 सैटेलाइट जिसको हम बोलते हैं। तो सेंटिनल-6 सैटेलाइट क्या है? कॉपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रिलिच सैटेलाइट इसको बोला जाता है। कॉपरनिकस मिशन के अंतर्गत कॉपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रिलिच सैटेलाइट इसको बोला जाता है, और ये स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू लॉन्च की गई थी, और इसको जेसन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस भी कहते हैं, जेसन CS भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, जेसन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। सेंटिनल-6 के बारे में अगर आपसे पूछे तो क्या बोलते हैं, तो इसको जेसन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस भी कहा जाता है। और ये क्यों बनाई गई है? इट इज डिजाइंड टू मेजर द हाइट ऑफ ओशियन विच इज द की कंपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ अर्थ क्लाइमेट इज चेंजिंग। तो ये बेसिकली ओशियंस को स्टडी करने के लिए बनाई गई जेसन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज, जेसन CS इसको बोलते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज, सेंटिनल-6 फ्रिलिच सैटेलाइट और जेसन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज ओशियन की हाइट को मेजर करने के लिए बनाया गया ताकि पता चले कि अर्थ के क्लाइमेट किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसका ओशियन पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। और इसमें बेसिकली 2 सैटेलाइट है, सेंटिनल-6A और सेंटिनल-6B। सेंटिनल-6B 2025 में लॉन्च की जाएगी, सेंटिनल-6A अभी लॉन्च की गई है। और अगर आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें कौन कौन से स्पेस एजेंसीज मिली हैं, तो इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा एंड यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मीटरोलॉजिकल सर्विसेज जिसको यूमेटैट बोलते हैं, एंड यूएसए का नेशनल ओशियानोग्राफिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NOAA एंड द EU। तो बेसिकली ये आपको याद रखना है कि इसको कौन कौन मिलकर किसको बनाया है। इसको मिलकर के बनाया गया है NOAA द्वारा यानी कि नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि US का है, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट यानी कि यूमेटसैट जिसको बोलते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा। तो ये आपको सब अगर आपको पता है तो दैट विल बी इनफ फॉर दिस न्यूज आइटम। आगे मूव करते हैं। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इज 70% इफेक्टिव। तो ऑक्सफोर्ड जो एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है, इसने कहा है कि इनकी वैक्सीन 70 से लेकर 90% तक इफेक्टिव है, 70 से लेकर के 90% तक इफेक्टिव है। अलग अलग डोसेज में अलग अलग एफिशिएंसी आती है। 90% की एफिशिएंसी तब आती है व्हेन अ हाफ डोज इज फॉलोड बाय अ फुल डोज, एंड 62% की एफिकेसी तब आती है व्हेन अ फुल डोज इज गिवन ट्वाइस, ठीक है ना। तो एवरेज मिलकर के आता है 70% के आसपास, ठीक है ना। बट इसका शेयर प्राइस घट गया काफ़ी ज़्यादा क्योंकि एफिकेसी फाइजर और मॉडर्ना के कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन वहीं पे जो नंबर ऑफ डोसेज हैं जो ऑक्सफोर्ड प्रोवाइड कर सकता है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो वही वाली बात है। आगे देखते हैं
केरला पुट्स न्यू लिबरल लॉ ऑन होल्ड। अब आप सबको पता है कि कल केरला के बारे में हमने एक लॉ पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि 3 साल की सजा होगी, 3 years इम्प्रिजनमेंट प्लस 10,000 रुपीज फाइन किया जाएगा अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसी चीज पब्लिश करता है, कुछ ऐसी चीज बोलता है जो दूसरे की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि एक तरह से जो डिफेमेशन का केस रहेगा उसमें डिफेमेटरी कंटेंट पे 3 साल की सजा का प्रावधान बनाया था। ये ऑर्डिनेंस के थ्रू वो लेकर के आए थे ना। ऑर्डिनेंस का कल भी मैंने आपसे आर्टिकल पूछा था, कुछ लोगों ने लिखा जरूर था। 123 आर्टिकल होता है सेंट्रल के केस में जब प्रेसिडेंट होता है, और 213 यानी कि 123 को इंटरचेंज कर दो, 213 कर दो, तो ये गवर्नर के पास जो पावर होती है ऑर्डिनेंस की वो 213 के तहत होती है, ठीक है ना। तो ये चीज इसका केरला ने इसको रोल बैक कर लिया है। इसको रोल बैक करते उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई, इसलिए हम इसको होल्ड पे रखते हैं, इसको रोल बैक करते हैं। सो दिस इज अ गुड स्टेप बाय केरला, दे हैव डन। भूटान बॉर्डर विलेज ऑन डिस्प्यूटेड लैंड। अब कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले आपको मैंने एक न्यूज पढ़ाई थी जिसमें भूटान ने कहा था कि कोई भी चाइनीज विलेज उनकी कंट्री में नहीं है, लेकिन अभी मैप रिलीज हुए हैं। चाइना ने खुद भी यही कहा था कि उनका कोई भी विलेज भूटान की टेरिटरी में नहीं है ना। लेकिन अभी एक मैप रिलीज किया गया है जिसमें कि साफ साफ दिख रहा है कि जो विलेज है वो भूटान की टेरिटरी के अंतर्गत है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लोकेशन ऑफ द विलेज इज इनसाइड भूटान। ये देखो, चाइना तो यहीं पे खत्म हो जाता है ना, चाइना का तो यहीं पे बॉर्डर खत्म हो जाता है, ये चाइना का बॉर्डर है, और यहाँ पे ये इधर इंडिया का बॉर्डर है। तो ये भूटान की टेरिटरी में विलेज कर रहा है, क्या कर रहा है आपका चाइना का। नाम है विलेज का पांगडा विलेज, ओके, याद रखिएगा, लोकेशन ऑफ द पांगडा द न्यू बॉर्डर विलेज। और अभी इसको सितंबर में ही सेटल किया गया है पांगडा विलेज को। और ये जो है आपका साइट जो है वो ईस्ट ऑफ दोकलाम प्लेट्यू। दोकलाम तो आप सबको पता ना कि ट्राई जंक्शन रीजन है ना, जहाँ पे चुम्बी वैली और आपका हा वैली और यहाँ पे आपकी सिक्किम वाला रीजन है ना। चुम्बी वैली उधर रहता है ऊपर तिब्बत वाले रीजन में, हा वैली आपका रहता है भूटान वाला रीजन, और आपका सिक्किम रहता है इंडिया की तरफ से। तो इनके ट्राई जंक्शन में आपका दोकलाम प्लेटू लाई करता है। अब जो ये पांगड़ा विलेज है उसमें 27 हाउस होल्ड्स हैं, एक पब्लिक स्क्वायर है, एक विलेज कमेटी है, एक हेल्थ रूम है, एक पुलिस रूम है, एक किंडरगार्टन है, एक सुपरमार्केट है, एक प्लास्टिक रनवे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहना चाहिए कि ये चीज़ें यहाँ पे इस विलेज में लाई करती है। 27 हाउस होल्ड्स यहाँ पर साइड किए गए हैं, ठीक है ना। और चाइनीज़ ने पहले बोला था कि नहीं भूटान के पास नहीं है, भूटान ने खुद बोला था कि नहीं कोई भी चीज़ हमारे बॉर्डर में नहीं है, लेकिन साफ साफ मैप देख करके पता चलता है कि भूटान बॉर्डर के अंदर ही वो चाइनीज़ विलेज पांगडा नाम का है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू शुड ऑल्सो मूव विद मी, है ना। यहाँ पे पहला एडिटोरियल जो हम देखेंगे वो है बैंकिंग हेल्थ एंड के कर्व डायनामिक्स। अब यहाँ पे के कर्व डायनामिक्स एंड बैंकिंग हेल्थ, यहाँ पे हम सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑथर ने जो पूरा आर्टिकल लिखा है वो एक रेशियो पे लिखा है जिसको हम बोलते हैं P/BV, यानी कि P/BB आप उसको बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये आपका एक रेशियो है P/B जिसको हम बोलते हैं आपका प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। देखिए यहाँ पे लिखा है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बोलते हैं इसको, प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब कि जैसे करंट शेयर की प्राइस क्या है, आज के शेयर की प्राइस क्या है अपॉन उसकी बुक प्राइस क्या थी, स्टार्टिंग प्राइस क्या थी, बुक वैल्यू प्राइस क्या है, ठीक है ना। तो करंट प्राइस ऑफ द शेयर्स एंड अपॉन बुक वैल्यू ऑफ द शेयर। अब इसके अलग अलग रेशियो होंगे, एक रेशियो होगा लेस देन 1 का, है ना। अगर हम प्राइस प्रेजेंट प्राइस अपॉन बुक वैल्यू को डिवाइड करें तो या तो लेस देन 1 वैल्यू आएगी, या इक्वल टू 1 आएगी, या ग्रेटर देन 1 आएगी, है ना। ऐसे ही होगा ना। अगर जो प्राइस है करंट प्राइस है अगर वो लेस देन है बीवी से तो लेस देन 1 आएगी। अगर P यानी कि प्राइस जो है वो ग्रेटर देन BV है तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी, और अगर P इक्वल्स टू BV है तो इक्वल टू 1 वैल्यू आएगी। अब ऑथर ने कहा है कि प्राइस टू बुक वैल्यू जो रहती है, देखो सिंपल सा मैं आपको कंसिडरेशन बताता हूँ। होता क्या है, अगर जो P टू BV वैल्यू जो है ये 1.5 इनसे सबसे ज़्यादा है, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके की अगर वैल्यू है P/BV, तो इसका मतलब है कि शेयर जो है वो एक्सपेंसिव शेयर है और वो एक्सपेंडिंग शेयर है, मतलब बढ़ता हुआ शेयर है, एक अच्छी वैल्यू का माना जाएगा। और अगर P/BV वैल्यू लेस देन 1 है, अगर 1 से कम है, मतलब कि अगर प्राइस जो है करंट प्राइस वो बुक वैल्यू से घट जाए, इसका मतलब है कि शेयर जो है वो चीप शेयर है और वो घटने वाला शेयर है, नुकसान पहुंचाने वाला शेयर है।
ठीक है ना। तो ये चीज होती है प्राइस टू बुक। अब इसको क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी लक्ष्मी विलास बैंक जो था, लक्ष्मी विलास बैंक जो था उसका मर्जर कर दिया गया है डीबीएस बैंक के साथ, डीबीएस बैंक के साथ उसका मर्जर कर दिया गया है, क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक में भी फंड बढ़ नहीं रहे थे, क्रेडिट घटती जा रही थी और उसकी शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा घटती जा रही थी, P/BV वैल्यू बहुत ज्यादा घट चुकी थी, <1 हो गई थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि देखो कुछ बैंक्स होते हैं जिनका P/BV वैल्यू जो रहता है वो >5 होता है या >3 होता है, इनको हम बोलते हैं अल्फा बैंक्स, अल्फा बैंक्स बोलते हैं। अल्फा बैंक्स बड़े बैंक्स होते हैं जो कि अच्छे खासे एक्सपैंड कर रहे होते हैं और जिनकी ग्रोथ पे कंट्री की ग्रोथ डिपेंड करती है, दीज आर द अल्फा बैंक्स। ऑथर ने कहा है कि क्या है, देयर इज ह्यूज इनइक्वालिटी, कुछ जगहों पे तो >5, 6, 7 हमको P/BV मिलेगा, लेकिन कुछ जगहों पे <0 मतलब <1 इस तरीके से, मतलब 0.4, 0.3, 0.2 ऐसा भी मिलेगा। तो ये जो दिखाता है ये इनइक्वालिटी दिखाता है, इसीलिए जो कर्व बनता है, अगर इनका कर्व हम बनाएं तो एक तो ज्यादा वाला कर्व बनेगा और एक कम वाला कर्व बनेगा, इसको हम बोलते हैं द के कर्व, दिस इज नोन एज द के कर्व। देखो देख रहा ना आपको, ये के जैसा ही है ना, तो ये कर्व एक्चुअली के कर्व वो है, ये अगर हम ये एक्सिस लेते हैं तो इसमें ज्यादा कम किस तरह से बनेगा, ज्यादा इस तरह से बनेगा और कम इस तरीके से बनेगा घटता हुआ, तो ये होगा एक के कर्व, तो के कर्व बनता है बेसिकली। वही ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि जो दोनों आर्म्स है वो दोनों अपोजिट चीजों को रिफ्लेक्ट करती है, मतलब एक तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव को, एक बहुत ज्यादा चीप शेयर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। इसके बाद ऑथर देखते हैं क्या चीज बोलता है ऑथर, इसके बाद बोलते हैं कि जो पब्लिक बैंक्स हैं, पब्लिक बैंक्स में भी अल्फा बैंक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा वो आपका अल्फा बैंक कहलाएगा, ठीक है ना, लेकिन हमको और भी ज्यादा अल्फा बैंक्स की जरूरत है, वी नीड मोर अल्फा बैंक्स, जिनकी जरूरत हमको है। अब ऑथर ने कहा अल्फा बैंक्स लाने के लिए क्या करने की जरूरत है, जैसे अगर आपको क्या करें कि अल्फा बैंक्स आने, तो सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि आपको अपने मैन पावर को सुधारने की जरूरत है। मैन पावर को आप कैसे सुधार सकते हैं, जैसे कि आप लेटरल एंट्री अलाउ करना शुरू कर दो, आप लेटरल एंट्री अलाउ करो तो आपको अच्छा टैलेंट मिलने लगेगा, अच्छे टैलेंट को अपने उसमें ले आओ। गवर्नेंस जो है आपके बैंक्स का उसको सुधारो, है ना। यू नीड टू, देखो यहाँ पे लिखा है, यू नीड टू हैव अपग्रेड इन टेक्नोलॉजी, एक तो आपको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करने की जरूरत है, देन आपको स्किल्ड मैन पावर लाने की जरूरत है, देन आपको मैनेजमेंट क्वालिटी एंड गवर्नेंस को सुधारने की जरूरत है। तो सिंपल सी बात है, स्किल्ड मैन पावर, टेक्नोलॉजी एंड यू हैव टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, इंप्रूवमेंट इन मैनेजमेंट क्वालिटी एंड गवर्नेंस। तो अगर आप ये चीजें करते हैं तो आपका जो पब्लिक बैंक है वो भी एक अल्फा बैंक की तरफ, यानी कि एक अच्छे P/BV वैल्यू बैंक की तरफ बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। एंड वही चीजें यहाँ ऑथर ने बोली है कि P/BV को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको लेटरल एंट्री जो मैंने बताया था और गवर्नेंस को बेटर करना है, टेक्नोलॉजी एक हो गया, क्वालिटी मैनेजमेंट आपको करना है, ठीक है ना। एंड यू हैव मोर रूम फॉर माइग्रेटिंग इनटू अल्फा बैंक सेट, मतलब आपके पास अभी भी जगह है कि आप और ज़्यादा अल्फा बैंक्स को डेवलप करो, एंड देन ओनली योर इकोनॉमी विल डेवलप, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ी नेसेसिटी है। ये जो आर्टिकल ये है टाइम फॉर एन एशियन सेंचुरी। अब ये आर्टिकल लिखा गया है बेसिकली एक कॉन्ट्रास्ट दिखाता है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न वर्ल्ड की तरफ। ऑथर ने कहा है बेसिकली कि पहले जो था वेस्ट डोमिनेटेड सारी चीज़ें होती थी, अब वो वेस्ट डोमिनेटेड नहीं रह गई हैं, अब वो ईस्ट एशियन जो एशियन सेंचुरी है उसकी तरफ जा रही है। कैसे? ऑथर ने यहाँ पे चाइना और इंडिया दोनों की तारीफ की है कि हमने एआई में और इन सब चीज़ों में बहुत पीछे कर दिया है दूसरी कंट्रीज़ को। तो एक तरफ जहाँ आप देख रहे हो कि आरसीपी जैसे ग्रुपिंग बन रहे हैं जिसमें चाइना जापान ये बड़े रोल प्ले कर रहे हैं, है ना, आरसीपी जैसे ग्रुप। दूसरी जगह आप देख रहे हैं भारत भी, इंडिया भी अब आ गया है आत्मनिर्भर भारत, और कंप्यूटर में, प्रोफेशनल्स में, इन सब में हमारा कोई तोड़ नहीं है, वैसे भी आप सब जानते हो। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि यूएसए इंडिया की तारीफ करते ऑथर ये भी कहता है कि जैसे उनको पिवेट टू एशिया करना था, यूएसए को, या क्वाड ग्रुप बनाना था। इन सब में आपने देखा होगा कि इंडिया की जरूरत पड़ी है उनको। इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी है? ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके, ठीक है ना। बिना इंडिया की मदद के वो चाइना को काउंटर नहीं कर सकते। देयरफॉर मोर नीड टू बी डन इन हैविंग गुड रिलेशंस विद इंडिया। बहुत सारी चीजें उन्होंने की है यूएसए ने, ताकि इंडिया के साथ अच्छे से अच्छा रिलेशन डेवलप हो सके। फिर इंडिया ने अभी रिसेंटली जब आत्मनिर्भर भारत किया तो उसकी तारीफ भी ऑथर ने इस तरह की है कि नो कंट्री कैन बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर रिलाइंग ऑन अदर्स। अगर हम सिर्फ दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे तो कभी भी हम ग्लोबल सकते हैं। इसलिए हमको एक नई स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन और माइंडसेट चाहिए। हमको क्या चाहिए? वी नीड अ न्यू स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन एंड माइंडसेट। ये लिखते रहना,
कि कोई कंट्री ग्लोबल सुपर पावर नहीं बन सकती जब तक वो दूसरों पर रिलाई करेगी। तो हमको भी क्या करना है, एक नई स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन और माइंडसेट चाहिए। इसीलिए इसी डॉक्ट्रिन के तहत आत्मनिर्भर भारत आया, जिसमें हमने वेस्टर्न डॉक्ट्रिन्स को दरकिनार करते हुए बोला कि नहीं, अब हम खुद सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे। ठीक है ना। ऑथर ने वही कहा है कि ये जो सेंचुरी होनी चाहिए एशियन लेड सेंचुरी होगी, जिसमें कि चाइना, जापान, इंडिया ये रोल प्ले करेंगी। टेली कम्युनिकेशन, AI में हमने ऑलरेडी वेस्ट की जो मोनोपोली थी उसको तोड़ दिया है। प्लस अभी आपने देखा होगा कि इंडिया ने भी जो UN में क्वेश्चन किया है वो ये किया है कि वी नीड रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। व्हाट वी नीड इज रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है ना। तो ये भी कहा गया इंडिया के द्वारा। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। एंड चाइना के पास भी इतनी कैपेबिलिटी है कि उसने जो USA का जो टेक्नोलॉजी में ये सुप्रीमेसी था, या USA का कहना चाहिए एक तरह से जो सिंहासन था, जिसको अनराइवल्ड सिंहासन आप बोल सकते हैं, उसको भी उन्होंने चेंज कर दिया और उसको हिला के रख दिया है ना। चाहे वो मिलिटरीली हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली हो, चाहे वो स्पेस की रेस हो, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि चाइना ने भी बहुत ज़्यादा USA की सुप्रीमेसी को चैलेंज किया है। तो ऑल दिस थिंग्स शो द सुप्रीमेसी ऑफ, देखो चाइना की हो चाहे इंडिया की हो, लेकिन एशियन सुप्रीमेसी को तो दिखाता ही है। तो वही वाली बात यहाँ पे बोला गया ऑथर द्वारा, इट इज टाइम फॉर एन एशियन सेंचुरी। अगला जो आर्टिकल है वो है वीकर जर्म्स स्ट्रॉन्गर क्योर्स, वन हेल्थ इज द ऑप्टिमम अप्रोच टू काउंटर द इंपैक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। यहाँ पे ऑथर ने वन हेल्थ सॉल्यूशन के ऊपर लिखा है। देखो वन हेल्थ क्या होता है, मैं आपको पहले क्लियर टर्म्स में बता दूं वन हेल्थ होता क्या है। आजकल का जो टाइम है वो है जूनोटिक डिसीजेस का। बहुत सारी जूनोटिक डिसीजेस जो बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है, जैसे कि कोरोना को ही ले लो, वो भी जूनोटिक डिसीज है ना। बहुत सारी जूनोटिक डिसीजेस हमने देखी। अब देखो जूनोटिक डिसीज क्या होती है, जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर होती है, एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर होती है, ये कहलाती हैं जूनोटिक डिसीजेस कहलाती हैं। ठीक है ना। अब ऑथर ने कहा कि जब तक आप इंडिपेंडेंट एनिमल्स को, इंडिपेंडेंट ह्यूमंस को ट्रीट करते रहोगे, तब तक आप नहीं डेवलप कर सकते हो प्रॉपर सोल्यूशन। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वन हेल्थ अप्रोच लेकर के चलनी पड़ेगी। वन हेल्थ मतलब कि एनिमल्स और ह्यूमंस को अलग अलग मत देखो, उनको एक एंटिटी की तरह देखो। इनफैक्ट जितने भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ के, उन सभी को एज अ सिंगल एंटिटी आप, मतलब उनको एक दूसरे के साथ जोड़ करके आपको देखना पड़ेगा। दिस इज द वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच क्या है, आपको ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, या जितने भी हेल्थ के एस्पेक्ट हैं उनको किसी को भी अलग नहीं करना है, सेपरेट एंटिटी की तरह नहीं देखना है। रादर आपको उनको एक करके उनके एक दूसरे के ऊपर जो भी उनका रिलेशनशिप है उसको पढ़ते हुए, उसको स्टडी करते हुए आपको एक अप्रोच डेवलप करनी है, जिसको वन हेल्थ अप्रोच बोलेंगे। तो यहां पे लिखा भी है मैंने, वैसे बता देता हूं आपको। वन हेल्थ अप्रोच बेसिकली इज गेनिंग इंपॉर्टेंस नाउअडेज। क्या है वन हेल्थ अप्रोच, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ कॉमनली नोन एज OIE, इसने समराइज किया है द वन हेल्थ कंसेप्ट को एज ह्यूमन हेल्थ एंड एनिमल हेल्थ एज इंटरडिपेंडेंट एंड बाउंड टू द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। ओके, मतलब कि ह्यूमन हेल्थ जो है वो एनिमल हेल्थ, ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है एंड ये दोनों बाउंडेड है किससे, इकोसिस्टम की हेल्थ से। मतलब आप देख रहे हो ह्यूमंस, एनिमल्स और इकोसिस्टम तीनों की हेल्थ को एक साथ को रिलेट कर दिया गया है। और ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। हिपोक्रेटस नाम का एक व्यक्ति था जिसने 400 circa BC में पहले ही ट्रिटाइज ऑन एयर्स, वाटर एंड प्लेसेस में ये चीज बोल दी थी कि ये सब इंटरडिपेंडेंट है, इनकी हेल्थ एक दूसरे पे डिपेंड करेगी। 400 BC में हिपोक्रेटस ने पहले ही ग्रीक में बोल दिया था, ग्रीक उसमें। ठीक है ना। तो वन हेल्थ कंसेप्ट कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कंसेप्ट है। और इसे ग्लोबली अभी इसकी ज्यादा नीड क्यों आई है, बिकॉज ऑफ द जूनोटिक डिसीज, जूनोटिक डिसीज आई है ना उनके लिए। और ऑथर ने ये जो आर्टिकल लिखा वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे लिखा है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो आने वाले समय में 2050 में लगभग 10 मिलियन डेथ एनुअली होंगी बिकॉज ऑफ दिस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो अगर इसको बहुत जल्दी रोका नहीं गया तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। प्रॉब्लम क्रिएट अगर आपको रोकना है AMR, तो कैसे रोकोगे, तो ऑथर ने कहा पहले तो 2 सोल्यूशन है। पहला तो ये कि आप नई मेडिसिन खोजना शुरू कर दो, यू शुड स्टार्ट डेवलपिंग द न्यू मेडिसिन। दूसरा ये कि आप एंटीबायोटिक्स का जो मिसयूज है उसको रोक दो। तो पहला सोल्यूशन ऑथर कहता है कि बहुत महंगा सोल्यूशन है। न्यू मेडिसिन डेवलप करना कोई आसान बात नहीं है। एक एंटीबायोटिक डेवलप करने में बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च हो जाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। ठीक है ना। और बिलियंस ऑफ डॉलर आप अगर एक एक दवाई में खर्च करोगे तब तो हो चुका कल्याण। दूसरा जो तरीका है कि आप एंटीबायोटिक्स का मिसयूज बंद कर दो, तो वो आप कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, जैसे
आप कसम खा लो कि आप बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप दवाई नहीं खरीदोगे। जैसे कुछ लोग खुद ही स्वयंभू डॉक्टर बन जाते हैं। स्वयंभू डॉक्टर का मतलब क्या है कि मैं खुद ही बता दूं, अरे भैया ये ले लो, अरे एजिथ्रोमाइसिन ले लो, अरे वो ले लो, है ना। तो ये जब हम स्वयंभू डॉक्टर बनते हैं ना, ये डॉक्टर बनना छोड़ दें पहली चीज। तो इस तरीके की चीजें छोड़ दें अगर हम, तो हम एंटीबायोटिक्स के मिसयूज को रोक सकते हैं। वैसे भी एंटीबायोटिक्स 3 कैटेगरी होती है, मैंने पहले ही बताया था आपको, एक्सेस, वॉच और रिजर्व कैटेगरी। WHO ने एंटीबायोटिक्स को कैटेगराइज किया है। एक्सेस कैटेगरी में वाइडली अवेलेबल, वॉच कैटेगरी में लिमिटेड फॉर स्पेसिफिक इंडिकेशंस, और रिजर्व कैटेगरी में टू बी यूज्ड एज लास्ट रिजॉर्ट। तो ये भी हमको देखना है। कई बार क्या होता है, हमको जहां एक्सेस वाली की जरूरत है हम वहां पे रिजर्व वाली यूज कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो लास्ट रिजॉर्ट थी उसको हम पहले यूज कर रहे हैं। तो ये भी एक गलत चीज है ना, कहां पे किसकी जरूरत है। जहां पे सुई धागे की जरूरत है वहां पे तलवार लाने से कोई मतलब नहीं है। तो वही वाली बात है यहाँ पे। दिस वाज द आर्टिकल, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पे बेसिकली वही है, वन हेल्थ को एक इस तरीके से डेवलप करना ताकि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे फॉर द शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स। इन शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। लर्निंग इंपैक्टेड, अब जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे और ऑनलाइन एजुकेशन ये वो फलाना ढिमकाना कर रहे हैं, इस कारण से लर्निंग इंपैक्ट हो रही है। पहला है एक्सेस इश्यूज। एक्सेस इश्यूज मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जहाँ पे कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर कंप्यूटर की है तो स्मार्टफोन की नहीं है, स्मार्टफोन की नहीं है तो इंटरनेट की नहीं है। इस अलग अलग चीज़ों की अवेलेबिलिटी जो है वो है। लैक ऑफ कनेक्ट मतलब कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी है ना, जो कि होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू मेंटेन एन इमोशनल कनेक्ट। दूसरा कनेक्टिविटी, एक तो इंटरनेट फिजिकल वाली और दूसरी इमोशनल कनेक्टिविटी ऑल्सो, कि बच्चों को ये फील ही नहीं आ रहा है कि वो स्कूल में है, तो इमोशनल कनेक्ट इनका नहीं बन पा रहा है ना। तो कनेक्टिविटी एट बोथ द लेवल्स इज नॉट देयर, मिसिंग है। अ बैड फिट, 60% ऑफ द पेरेंट्स सेड दैट दे डू नॉट फाइंड ऑनलाइन क्लासेस सूटेबल फॉर देयर चिल्ड्रन। तो 60% टीचर्स ने ये कहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन उनके बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। और टेक्निकल शॉर्टकमिंग्स आपको पता ही है कि एडुकेट नॉलेज नहीं है, टीचर्स में भी नॉलेज नहीं है। कभी कभी टीचर्स जोड़ ही नहीं पा रहे क्लासेस को, बच्चे जोड़ नहीं पा रहे, क्लास एक बार अगर मिस हो गई तो फिर जुड़ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर जिन्होंने की लर्निंग को इम्पैक्ट किया है। दिस वाज देयर इन दिस न्यूज आइटम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अभयम ऐप फॉर वुमेन पैसेंजर्स इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है अभयम ऐप, विच विल हेल्प वुमेन्स एंड चिल्ड्रन ट्रेवलिंग इन टैक्सीज एंड ऑटो रिक्शास टू रेज एन अलार्म इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो अगर अलार्म रेज करना है तो इमरजेंसी के केस में तो अभयम ऐप का इस्तेमाल कर सकती हैं महिलाएं। गवर्नमेंट टू फास्ट ट्रैक द ग्रीन नॉड। अब गवर्नमेंट ने यानी कि मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कहा है दे वांट टू एक्सपीडाइट द इन्वायरमेंटल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो अप्रेजल है यानी कि उनके लिए जो क्लियरेंसेस देने की जरूरत है उसको तेज करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट द MOEF has said, ठीक है ना। दीज अप्रेजल्स एज पर द नॉर्म्स आर कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट पैनल्स ऑफ एक्सपर्ट। अब ये अप्रेजल देता कौन है? EAC नाम की एक कमेटी बनती है जिसको हम बोलते हैं एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी क्या करती है? उस प्रोजेक्ट को देखती है, उसकी साइज को पढ़ती है, उसके बाद ये देखती है कि इन्वायरमेंट को क्या नुकसान पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता या क्या होगा, फिर उसके बाद वो डिसीजन देती है, ठीक है ना। आइदर ग्रीन फ्लैग देती है, क्लियरिंग देती है, या फिर रेड फ्लैग कर देती है उस प्रोजेक्ट को। तो EAC यानी कि एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। अब रिकमेंडेशंस इंक्लूड इंश्योरिंग दैट EAC मीटिंग आर हेल्ड एटलीस्ट वंस इन 15 डेज। अब इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन किए जा रहे हैं MOEF के द्वारा कि हर 15 दिन में एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी मिले और जितने भी प्रपोजल्स 15 दिन पहले उसमें रखे गए हों उनको कंसीडर किया जाए, ठीक है ना। दैट इज अनदर थिंग। इसके अलावा आपको बता दूं कि यहाँ पे एक्सेलरेटेड अप्रूवल डेफिनेटली डोंट अलाउ फॉर गुड इन्वायरमेंटल डिसीजंस। एक चीज ऑथर ने जरूर कहा कि अगर जल्दी जल्दी डिसीजंस होंगे इन्वायरमेंटल के तो हो सकता है अच्छे डिसीजंस ना हो। दूसरी चीज, अभी हमारा करंट अप्रूवल रेट है वो भी लगभग क्लोज टू 100, वो भी ऐसा नहीं कि कम है, तो भी इकोनॉमिक स्लो डाउन तो है ना। तो जो एक ये भी सोची जा रही कि जल्दी अगर हम क्लियरेंस देंगे तो ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो वो भी कोई बहुत अच्छा एक सोच नहीं है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिशेस लिस्ट ऑफ रोशनी एक्ट बेनिफिशियरीज। अब आप सबको पहले एक चीज बता दूं कि रोशनी एक्ट को अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने नल एंड वॉइड कर दिया था। रोशनी एक्ट को अभी नल एंड वॉइड कर दिया था। रोशनी एक्ट है क्या? रोशनी एक्ट बेसिकली एक एक्ट है जिसमें 2001 के टाइम पे एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड
वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट एक्ट। ओके, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001। तो 2001 में एक एक्ट आया था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट। इसके तहत जो वहाँ के ऑक्यूपेंट थे उनको 20 लाख कैनल्स ऑफ लैंड, मतलब कैनल यूनिट है लैंड की, वो ट्रांसफर किया गया था जो एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंट्स थे वहाँ के, ठीक है ना। इसको नल एंड वॉइड अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको उन्होंने रोशनी स्कैम कहा। अब रोशनी स्कैम क्यों कहा? क्योंकि अभी जो लिस्ट निकली है उसमें आईएएस ऑफिसर्स की वाइफ, आईएएस ऑफिसर्स, ये वो बड़े बड़े जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, पीडीपी के जो लीडर्स थे, इनको ये लैंड दिए गए थे। तो 20 लाख कैनल्स ऑफ लैंड जो प्रोवाइड किया गया था वो वहाँ पे किसी गरीब व्यक्ति को, इन सबको नहीं दिया गया था, वो दिया गया था किसको? जो ऑलरेडी बड़े थे, बड़ी पोजीशन पे थे। तो रोशनी एक्ट इसीलिए इसको नल एंड वॉइड किया गया है। दिस इज व्हाट वाज द रोशनी एक्ट, इसको याद रखिएगा, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। चाइना प्रिपेयर्स प्रोब टू ब्रिंग बैक लूनर रॉक्स। अब चाइना एक नया मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। चाइना एक नया मिशन रिलीज कर दिया है शायद उसने, चैंग-ई 5। द नेम ऑफ द मिशन इज चैंग-ई 5। 24 नवंबर ये इसके रिलीज डेट है, कहना चाहिए, है ना। और दिस इज द चाइना इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च दिस अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट। अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट है, ये क्या काम करेगा? टू ब्रिंग बैक द लूनार रॉक्स। लूनार रॉक्स मून के सरफेस रॉक्स को लेकर के आएगा, सैंपल्स को वापस लेकर के आएगा, है ना। और दिस चाइना विल बी द फर्स्ट कंट्री टू डू। चैंग-ई 5 इसका नाम है। चैंग-ई 5 नाम पड़ा है मिथिकल चाइनीज मून गॉडेस के पीछे, है ना। मिथिकल चाइनीज मून गॉडेस थी जिनका नाम था चैंग-ई, उनके लिए ये नाम रखा गया है, ठीक है ना। इसको याद रख सकते हो आप लोग। और लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के थ्रू ये गया था। एंड चैंग-ई 5 जो है इट इज नेम्ड आफ्टर द चाइनीज गॉडेस टू द मून। अब ये सैंपल कलेक्ट करेगा कहाँ से? मॉन्स रुमकर से। मॉन्स रुमकर से, याद रखिएगा, ये सैंपल कलेक्ट कहाँ से करेगा? मॉन्स रुमकर से। मॉन्स रुमकर क्या है? 70 किलोमीटर वाइड, 500 मीटर हाई डोम मेड अप ऑफ बसाल्ट इन द ओशियनस प्रोसेलरम मार्स रीजन, मेयर रीजन ऑफ द मून्स नियर साइड। तो मून के नियर साइड पे ओशियनस प्रोसेलरम मेयर रीजन है, ओशियनस प्रोसेलरम मेयर रीजन है, 70 किलोमीटर वाइड, 500 मीटर हाई, डोम शेप का है, मॉन्स रुमकर। वहां से ये सैंपल लेकर के आएंगे। 2 किलो सैंपल ले आना है, बेसिकली 2 kg सैंपल। मॉन्स रुमकर नाम है, देखा, लॉन्ग 5 मार्च एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, रॉकेट, और चाइना का चैंग-ई 5 मिशन। दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। सो दैट इज इट फ्रॉम दिस पार्ट। मुंद्रा गुजरात में, जहां पे अदानी ने 2 गीगावाट सेल एंड मॉड्यूल कैपेसिटी ऐड की है, सोलर कैपेसिटी। So that is it for the day. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day. And I hope कि आप जरूर वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको पसंद आएगा तो, ठीक है ना। Do share and do like. Thank you and have a nice day.